अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान बॉर्डर पर कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन, मजीद 17 खारजी जहन्नम वासल कर दिए गए। 3 रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान 71 खारजी जो है वो हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की कोशिश को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, जिसके नतीजे में खारजी जो है वो यहाँ पे अपना जो मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम मंसूबा रहता है। और ये एक पाक फ़ौज की बहुत कामयाबियों की एक दास्तान है कि मगरबी बार्डरों के ऊपर और बलूचिस्तान के अंदर खारजी जितने भी आते हैं उनका रास्ता रोका जाता है, और जो भी असला अफगानिस्तान की तरफ से स्मगल होके आता है उसको भी रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। इसके बावजूद भी कुछ खारजी जो है मौका पा के अपनी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तनदेही से कोशिश कर रही हैं कि इन खारजियों से जान छुड़ाई जाए और दहशत गर्दी का मुकाबला किया जाए। तो इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल असद महमूद साहब और राना अली ज़ुएब साहब। राना अली ज़ुएब साहब, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 71 खारजियों को जहन्नम वासल किया गया। ये आए दिन कोई ना कोई वाक़या जो है हमारी सरहद के ऊपर होता है, कहते हैं जिसके ताने बाने सारे अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, और अफगानिस्तान में इंडिया के जो वहाँ पे सफारत खाने हैं उनके अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनके मंसूबे बनाए जाते हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है। तो क्या असबाब हैं कि हम इसको मुकम्मल तौर पर इस दहशतगर्दी के मामले के ऊपर काबू नहीं पा रहे और अफगानिस्तान को इस तरह एंगेज नहीं कर पा रहे कि उसकी तरफ से जो असला छोड़ा गया अमरीकी वो यहाँ पे स्मगल होता है और खारजी स्मगल होते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो सियालवी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन सवाल ये कि हम उस तरीके से इस पे काबू क्यों नहीं पा रहे, तो उसकी वजह हमारा ये जो मशरकी हमसाया है उसकी वजह वो है। सही। जैसे आपने इंट्रो में किया कि बदकिस्मती हमारी कह लें या खुशकिस्मती उनकी कह लें कि जब ये दोहा, जिसे हम कतर में जी। जो मायदा हुआ इनको अमेरिका वापस भेजने के लिए, तो उस वक्त जो अमेरिकी असलहा था, जो गाड़ियां थी, जो खासतौर पर ये जो ऑटोमेटिक वेपन है, उस चीज की तरफ उस तरह से किसी का ध्यान ही नहीं गया, ना सही। पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान और ना जी। आने वाले वो लोग थे। लेकिन सही। अफगानियों ने क्या किया आपके सामने था कि अफगानी जब वहां पे आए हैं उन्होंने आके अपना कब्जा किया है, गवर्नमेंट उनके हवाले की गई है। हम्म। तो वहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हम्म। खित्ते के लिए भी है। मैं आपको सही। एक और बड़ी बात बता दूं कि सही। वो जो वहां पे असलहा था वो सिर्फ इन जो खवारजी हैं सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है, बल्कि ये हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, वो वहां भी भेजा गया है, वहां पे सही। स्मगल किया गया है, वहां पे सही। सेल किया गया है। आप ये सही। बताया जाए कि ये जो पहलगाम ये जो इशू हुआ है, जी। ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, तो उसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो वही हथियार है जो अफगानिस्तान में छोड़े हम्म। गए हैं अमरीकियों के। सही। तो ये हमारे जब जो पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था, तो हम्म। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने अमेरिका के हम्म। साथ ये बाकायदा तौर पर ये उठाया भी था, और सही। आज भी वो उठा रहे हैं कि जो आप छोड़ के गए हैं उसको किसी तरीके से आप वापस करें, या उसका कोई इस तरीके से इस्तेमाल जी बिल्कुल के ठीक है। ऊपर उसका पाबंद, जी या ठीक है। कुछ भी इस तरह से करें कि पाकिस्तान, जी बिल्कुल भारत ठीक है। या जी जी जी, हमारे। राणा साहब, ये कर्नल असद महमूद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। कर्नल साहब, आप खैरियत से ठीक हैं? आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा कर्नल साहब, यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जो खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन है, पिछले 3 दिनों में 71 खारजियों को जहन्नम वासल किया गया है। ये पिछले 2-3 माह से लगातार आए दिन कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तनदेही से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही थी वो अमरीकी असला जो वो जानबूझ के छोड़ के चले गए अफगानिस्तान के अंदर के, जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस असले का क्या हल है, किस तरीके से इससे जान छुड़ाई जा सकती है? थैंक यू वेरी मच सईद साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी स्पेशली पिछले चंद महीने के अंदर आपने दहशत गर्दी को बलूचिस्तान के अंदर केपी के जो सरहदी इलाके हैं अफगानिस्तान के साथ जो मिलते हैं, तो आपने वो बहुत तेजी उसके अंदर देखी, जी। और इवन विद इन दी सिटीज थोड़ा सा। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि फितना ख्वारिज तो बेसिकली है ही है, जी। बट देन वी हैव टू गो इनटू, जिसको कहते हैं डेप्थ के अंदर, इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इनको कौन फंड कर रहा है। वेपन पे तो चलो चलते हैं, जी। तो
मेरा ख्याल हम सबकी समझ के अंदर मौजूद है और उसको हमें बिल्कुल क्लियर करना है कि इसके अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत और ये इंटरिम गवर्नमेंट है जी। कि और ये जिनके लिए आपने 40-45 साल तक पूरी दुनिया की मुखालफत मोल ली, उनको अपने घर के अंदर मेहमान रखा। सही। ये वो लोग हैं जो एक फितना अल ख्वारिज को बेसिकली बैकिंग दे रहे हैं। सही। और इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इनको ट्रेन कौन कर रहा है, इनके ऑपरेशंस को प्लान कौन कर रहा है और इनको वेपनाइज कौन कर रहा है? यू कैन से कि दिस इज इंडिया। और इंडिया की इनग्रेस इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ऐसी है जो शायद वो अशरफ गनी के दौर के अंदर भी एक लिहाज से नहीं थी। सही। तो एक तो ये हमें क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा असलहा छोड़ा, तो बिल्कुल आपने ठीक मैं समझता हूँ की बात की है कि ये जानबूझ के अमेरिका ने ये असला वहां पे छोड़ा था। वाई? बिकॉज देखे ना, आपने तो इनिशियल जो इनकी अंडरस्टैंडिंग करानी थी, जो उनको मिलाना था अमेरिकन को, कतरीज को और फॉर दैट मैटर दी अफगान तालिबान को, तो आपने एक ब्रिजिंग का गैप कर दिया। जब वो सारे मिल गए उन्होंने आपको एक लिहाज से साइड पे कर दिया। तो इसके बाद जितनी भी कोई अंडरस्टैंडिंग कह लें या टैसिट अंडरस्टैंडिंग कह लें जो कतर के अंदर दोहा के अंदर बेसिकली हुई है, इट वाज अमेरिका, दोहा और कतर की गवर्नमेंट और फिर अफगान तालिबान एक लिहाज से आते थे। फिर देखें एक टाइम टेबल सेट था कि उसके अंदर उन्होंने एक लिहाज से विड्रॉ करना है। तो डोंट यू थिंक कि सबसे पहला काम इनका ये बनता था कि $7 अरब का ये जिस तरह का असला, एनवीडी, हर तरह की वेपन्स, उसका एमुनिशन के साथ वो छोड़ के गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सबकी समझ में आता है कि इन्होंने जानबूझ के एक लिहाज से किया। और अब 3-4 सालों के बाद सबको क्लियर हो गया कि यस, हर चीज के पीछे आप समझते हैं जी कि अमेरिका एक लिहाज से वो मौजूद था। दे वर द वन बिकॉज दे वर विद द लॉन्ग टर्म प्लान कि उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को या आपकी मुसल्लह अफवाज को जो है वो बिजी रखना है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। ठीक है। और इस हद तक मतलब करना है उनको एक लिहाज से पुल करना, ये शक करना है अपनी तरफ से, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे, ये सारे के सारा होता रहा। वो तो देखे ना, आज और कल दोनों दिन मिला के अगर आपने वो फितना अल ख्वारिज के जो है वो 71 लोगों को जानना वाकिल किया, तो इसमें तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जी, बहुत बड़ी कामयाबी। आई कैन से दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी यू विल सी देम एक्चुअली रनिंग, ये भागते हुए आपको नजर आएंगे। जी जी। व्हाई? बिकॉज दे टुक एवरीथिंग के नहीं कि अच्छा ठीक है, आप जिस तरह दिल करेगा हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, ऑपरेट करेंगे। कन्ना साहब, अभी आपने कहा कि ये जो मगरबी बॉर्डरों के ऊपर टेंशन है, इस पे भी इंडिया इन्वॉल्व है। और अभी इंडिया के आपने देखा कि इन्होंने एक नाकाम ड्रामा रचाया और उस ड्रामे के नतीजे में वो खुद फंस गए। तो ये इनकी जहालत का मुंह बोलता सबूत है और इनको अमन चैन नहीं है कि अब दुनिया अमन की तरफ जा रही है, कारोबार की तरफ जा रही है, लेकिन इंडिया ने एक ऐसा ही काम कर दिया जिससे फिर हमारी इलाकाई जो अमन है उसको खतरा लाक हो गया है। ये मेरा ख्याल है हमें इसको ना सही साहब थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर जाके देखने की और उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। यू थिंक ये सिर्फ सारे के सारा इंडिया के लिहाज से कर रहा है? अभी तो खबरें लोगों को आप पहुंच रही हैं कि वहां पे तो इजरायलीज भी पहुंचे हैं, इजरायली कमांडर्स भी पहुंचे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद और देखें ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो वो कहता है जी कि नहीं ये तो मेरे दोनों दोस्त हैं और ये आपस में 1500 सालों से यानी आप ये देखें कि तो उसको फीड क्या किया गया है। मतलब देखें एक उस लेवल के ऊपर कि ये तो 1500 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपस में खुद एक लिहाज से ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सो दैट मीन ये ऐसा ही है कि अगर आपको याद हो कि जब सद्दाम से मुलाकात हुई थी अमेरिकन एम्बेसडर की, तो उसने कहा जी नहीं ये कुवैत हमारा एरिया है तो हम इसके ऊपर एक लिहाज से सारा कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट वी आर नॉट पुश अबाउट इट, डू व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। और जब वो कुवैत पे चढ़ दौड़ा तो ही देन व्हाट हैपेंड बेसिकली, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। और एक और चीज आप देखें ना, आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यानी एक तो आप ये देखें ना कि अगर ये फर्ज करो ये जंगो जदल नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मुल्क आपस में नहीं लड़ेंगे, तो ये असला की फैक्ट्रियां कहां से चलेंगी? एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दी वेस्टर्न जो एमुनिशन फैक्ट्रीज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक और चीज भी देखिएगा, जब मोदी ने अभी दौरा किया था अमेरिका का, तो उसको F-35 ऑफर किए गए थे। बैक होम इट वाज फेयरली क्रिटिसाइज्ड कि ये फजूल किस्म का जहाज है, इतना महंगा है, इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। And he was unable to take any decision on to that. And now see, अब पूरा इंडिया कह रहा है नहीं हमें F-35 ले लेना चाहिए क्योंकि 3 स्क्वाड्रन जो रफाल के हैं वो तो एक लिहाज से इस तरीके से हमारा काम नहीं कर सकते। मकसद कहने का ये है कि आप सिर्फ ये देख लें, अमेरिका जो है इस वक्त, मैं तो इस एंगल से देखता हूँ कि थोड़ा मोदी तो आप कभी कभी गौर कीजिएगा, आपको कभी जाहिर लगता है कि
यूक्रेन के अंदर उन्होंने ज़ेलेंस्की को बेसिकली प्लांट किया था, ही वाज अ जोकर, और उस उठा के उसको उन्होंने वहां का प्रेसिडेंट बनाया। आज यूक्रेन तो फारग हो गया ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आज वेस्ट की हालत भी पतली हो गई है और अमेरिका बगले बजा रहा है। अब वो कहते हैं कि नहीं, रशिया जो है वो नहीं करना चाहता। नो व्हाट वी से, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा जी, और दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि मोदी भी इसी तरीके से आप फील करते हैं कि इंस्टॉल किया गया है, मजहबी जुनूनी आदमी है बेसिकली, ठीक है। और मैं तो उसको कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ये दहशतगर्द टेररिस्ट है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर उसने हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया, तो इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती। अमित शाह उसका वहां भी इंटीरियर मिनिस्टर था, अब भी 12 सालों से इंटीरियर मिनिस्टर। ठीक है साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। राना अली ज़ैब साहब को जरा पॉइंट गुफ्तगू में दोबारा शामिल करते हैं। राना साहब, ये जो इस तरह के वाकयात और बौखलाहट में इंडिया कर रहा है और इस तरह दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जैसे कर्नल असद महमूद साहब ने भी कहा कि ये मगरबी बॉर्डरों में भी ये मुलव्वस है दहशतगर्दी में, तो ऐसे करके इंडिया बिल्कुल तनाई का शिकार नहीं हो रहा। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, प्लीज जी कंटिन्यू। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वो आपने बात की है ना कि ये इस तरह के वाकयात करने के बाद वो तन्हाई का शिकार हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, मंडे आज की बात है कि आज उन्होंने फ्रांस के साथ 26 राफेल तैयारों को परचेज करने की डील की है। देखिए, एक तरफ वो इस तरह के मामला करके, तो इस तरह जो जंगी साजो सामान है, जैसे कंसा ने जिक्र किया इसराइल का, कि इसराइल के साथ डिफेंस डील्स हैं, वो वहां से अपने जो जंगी साजो सामान है वो भी परचेज करते हैं। फ्रांस से उन्होंने राफेल की दोबारा से डील, एक डील उनकी पहली थी जो उनको तैयारे मिल भी चुके हैं, अब उन्होंने दोबारा डील की है जिसमें उन्होंने कहा जी 22 तैयारे हमें वो दे जो मैरीन यानी कि हमारे बहरी के ऊपर हों, वो सिंगल सीटर होंगे, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पायलट होगा और जो बाकी 4 हैं वो डबल उसमें पायलट वाले जो है वो हमें चाहिए। ये कहीं ना कहीं पे खित्ते के अंदर देखें जंग का माहौल जो है वो बन तो रहा है, वो बना भी है, और वो उनकी ये जो इनके मतलब इस तरह के जो वो इक़दामात कर रहे हैं, उसे जाहिर यही होता है कि वो आने वाले वक्त में अपनी तैयारी। सही, ठीक है। अच्छा, कर्नल असद महमूद साहब, जैसे कि राणा साहब ने कहा कि खित्ते के अंदर कुछ जंग का माहौल नजर आ रहा है मुस्तक़बिल में, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है हमारे खित्ते में? मुझे लगता है कर्नल साहब को आवाज नहीं आ रही है, तो इस हेलो जी 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 सही जी जी बताइए, आपने क्वेश्चन सुन लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको खित्ते में कुछ जंगी माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं इसको जिसको कहते हैं ना कि मैं उसमें नहीं रहूंगा इल्यूजन्स के अंदर। मोदी जो है ना प्लांटेड आदमी है। मैं तो उसको वेस्टर्न पावर तो अमेरिका का कहूंगा, और ये दोनों जो है ना अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट अपने मकासद हासिल करने के लिए। सही। और ये बात बिल्कुल मैं तयक्कन से इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हल्लाशेरी मचा दी, ये अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके 10 मिनट के बाद बीजेपी का स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आधे घंटे के बाद FIR कर दी। इमेजिन करो उन्होंने किस तरीके से चीजों को ऑर्केस्ट्रेट किया है। अच्छा, इंडियन मीडिया जो भी शो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे इनका प्रोग्राम, ये शो खत्म होगा, ये सारे उठेंगे गेस्ट समेत एंकर, वेपन्स उठाएंगे और उसी दिन पाकिस्तान को चढ़ाई कर दौड़ेंगे। सही। और एक, क्योंकि देखे ना, जब एक पागल और मुजरिम आदमी किसी मुल्क को चलाता है, उसकी ट्रैका भी एक तरह इसी तरह हो, तो नेचुरली वही पॉइंट सेट पे नीचे ट्रैवल करता है ना। मुझे भी सारा कुछ कहने में किसी तरह का कोई आर नहीं है। जी जी। मोदी अपने ही फंसाए हुए जाल के अंदर फंस चुका है, ठीक है, जो उसने बचाया था। आई नो व्हाट हैपेंड। अब वो निकल नहीं सकता कि जी वो अपने आप को इतना बुरे तरीके से कमिट कर चुका है कि देयर इज नो वे आउट, ही हैज टू कमिट हिमसेल्फ, ही हैज टू टेक सम एक्शन, और वो एक्शन जिसके लिए इवन उसकी फौज अपनी तैयार नहीं है और प्रिपेयर नहीं है। मैं आपको ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिलीव नहीं है उनके अंदर, मोरल का फैक्टर देख रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो मैं ये आपको कहूंगा कि ये बिल्कुल मौजूद है, और आप सिंपली से, लेकिन आज से 10 दिन पहले की बात करें, हर कोई ऐसा लगता है यार पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पाकिस्तान के अंदर तो लोग बिखरे हुए हैं। एक हफ्ते के अंदर मैं कहता हूँ मोदी को क्रेडिट दें, पूरे मुल्क उसने यकजा कर दिया। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम इनसे निपट लें, ये जो फितने हैं, एक फितना ख्वारिज उधर है, दूसरे फितने ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो पहले जरा इनसे हम दो हाथ कर लें, इसके बाद अगर होगा तो हम सारी चीजें देखते रहेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ हमें सोचने की जरूरत है, सही,
डोंट यू थिंक कि आप कहते हैं ना कि एक उन्होंने पट्ठा पाला हुआ है मोदी की शक्ल के अंदर, सही सही उसको तैयार किसने करे? चाइना से मिलने बिल्कुल, के लिए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने और तमाम इदारों ने उसको सबक सिखा दिया है, 2 दिनों के अंदर दिखा दिया है कि पाकिस्तान वाकई एक मुतहिद है और जोश और जज्बा इस तरह का है कि इंडिया उसके सामने मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। तो राना साहब, ये भी चीन ने पहलगाम के मामले में पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया है। तो जैसे अभी आप ये मुस्तकबिल में थोड़ा सा एक मंजरनामा पेश कर रहे थे कि आगे खुदा न खास्ता कुछ जंगी माहौल हो सकता है पैदा, तो ऐसे हालात में चीन का क्या किरदार होगा? देखिए, मैं बात अपनी कंप्लीट करने लगा था। उसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, भारत को इस टाइम पे है, भारत के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके यहाँ और उनके जो डिफेंस के मामला है ना, वहां पे एक चीज पाई जा रही है। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो इस माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हैं कि 2035 यानी कि 2035 में उनको 2 फ्रंट वार का सामना करना पड़ेगा। 2 फ्रंट वार में एक चाइना है और दूसरी तरफ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। इसके साथ साथ ये जो बांग्लादेश में हालात चेंज हुए हैं, तो अब कहीं ना कहीं पे उनको खतरा जो है वो बांग्लादेश की तरफ से भी चल पड़ा है। तो ये जितनी भी उनकी डिफेंस की डील्स हैं, ये जितने अपने वो इसमें तैयारों में और बाकी जो जंगी साजो सामान है उसमें इजाफा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय वहां पे आर्मी है और जो भारतीय फिजाइया है, इवन दैट जो भारतीय फिजाइया का चीफ है, ये पिछले दिनों उसका एक बयान भी आया था। उसने कहा था कि मेरे पास सिवाय डील्स के डॉक्यूमेंट्स के मेरे पास कोई चीज फिजिकली ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। उसने ये कहा होगा कि 10 साल हो गए हैं तेजस त्यारों की डील्स को, मेरे पास अभी तक वो त्यारे नहीं पहुंचे हैं। ये उनके पास इस वक्त ऑन ग्राउंड या आप ये कहने के मौके पे मौजूद 29 के करीब उनके पास स्क्वाड्रन लीडर हैं जो कि उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक 42 होने चाहिए थे, वो भी उनके पास नहीं है। इसके अलावा उनकी 1 लाख आर्मी है जो उनकी अपनी पाकिस्तान के साथ कंपीट करने के लिए, जो वो लोग समझते हैं कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उससे भी 1 राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब यहाँ पे आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना कर्नल असद महमूद साहब और राना अली ज़ुहैब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, हाजिर होते एक छोटे से वक्फे के बाद।